हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में हम लोग बाल विकास जो पढ़ रहे हैं उसका पहला वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि बाल विकास जो है किन किन क्षेत्रों में अपना कार्य करता है और किन किन क्षेत्रों को ही अध्ययन क्षेत्र में ये मानता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार फिर उसके बाद सामान्य तौर पे भी पूरे मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करने के बाद कुछ विशेष ऐसे क्षेत्रों का पता चलता है कि जिसमें यह जो बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान यह अपना कार्य करता चला आ रहा है और इस समय किस तरह से प्रभावी ढंग से या किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है। तो आइए देखें हम लोग कि बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान वह किस प्रकार से बाल विकास के क्षेत्र में या फिर बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्रो एंड क्रो ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि जो मुख्य रूप से बाल मनोविज्ञान है यह 3 क्षेत्रों में ही कार्य करता है। क्रो और क्रो के अनुसार याद रखना बेहद जरूरी है कि क्रो और क्रो के अनुसार ये कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है यह 3 प्रमुख क्षेत्रों में ही अपना कार्य कर रहा है। जिसमें पहला है बालक के विकास और परिपक्वता की अवस्थाएं, यानी कि बालक के विकास अर्थात बालक किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट का मतलब उसमें किस प्रकार से उसकी दिन पे दिन सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे उसकी भाषा के एरिया में हो, चाहे उसके शारीरिक क्रियाओं के हो, चाहे उसकी किसी भी गत्यात्मक हो, चाहे मानसिक क्रियाओं के बात अगर की जाए तो किसी भी क्षेत्र में बालक किस प्रकार से विकास कर रहा है और किस प्रकार से वह धीरे धीरे परिपक्वता की ओर अग्रसित हो रहा है। हालांकि जो बाल विकास हो, चाहे बाल मनोविज्ञान है, चाहे इसमें बाल विकास ही करते हैं, तो बाल विकास आपको पता है कि बाल विकास परिपक्वता अवस्था, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिपक्व अवस्था तक यह कार्य करता है या का अध्ययन करता है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का। तो यहाँ पे ये देखना है कि बालक के विकास और जो उसकी परिपक्वता की अवस्थाएं हैं, यानी किशोरावस्था की जो बात की अवस्थाएं हैं, तो उसमें किस प्रकार से यह कार्य करता है और उन्हीं सभी एरियाओं को जो बाल मनोविज्ञान वह डिफाइन करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसका अध्ययन करने के लिए आपको बातें करता है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। सेकेंड नंबर पे ये कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है इसका क्षेत्र यह है कि यह विभिन्न बालक की किस प्रकार से कौन कौन से पहलू हैं, उन सारे पहलुओं पे यह अध्ययन करता है। पहलुओं का मतलब यह है कि जैसे सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, या फिर आप किसी उसकी शारीरिक क्षेत्र कर सकते हैं या फिर संवेगों का क्षेत्र कर सकते हैं। इस तरह से तमाम ऐसे क्षेत्र जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। पहलू का मतलब यही है, उसके एस्पेक्ट जो भी उसके सारी चीजें उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सभी चीजों पे यह बाल मनोविज्ञान वह कार्य करता है, उन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्रो कर रहे हैं कि बालक और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान क्रो के अनुसार तीसरे नंबर पे ये कर रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक और समाज के बीच यानी समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके बीच जो बालक होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उसमें किस प्रकार से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से सामाजिक अधिगम करता है, किस प्रकार से समाज में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करता है, उसका अध्ययन करता है। तो यानी क्रो के अनुसार ये 3 चीजें हैं और इसके अलावा भी इन सभी चीजों की विस्तृत हम लोग आगे की भी वीडियो में कुछ पढ़ेंगे। और सेकेंड नंबर पे यह आता है कि अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि ये तो क्रो के अनुसार है, इन्होंने कहा कि 3 क्षेत्रों में ही जो बाल मनोविज्ञान वह कार्य करता है या का अध्ययन करता है, लेकिन सभी मनोविज्ञानिकों को पढ़ने के बाद एक आम तौर पे यह लगाया गया है कि अध्ययन की दृष्टि से जो बाल मनोविज्ञान है इसके तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से कुछ बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे में पहला है कि जो बाल विकास है विभिन्न अवस्थाओं का, यानी बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है, जिसमें उसके प्रौढ़ावस्था से लेकर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर के
किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक सारी चीजें कैसे चल रही हैं, उन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है कौन? बाल मनोविज्ञान। सेकेंड नंबर पे क्या है? सेकेंड नंबर पे है कि बालक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। ठीक वही चीजें जिसमें क्रो भी कह रहे हैं कि बालक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहलुओं का मतलब वही सारे पहलू, जैसे चाहे उसके समाज में विकास किस प्रकार से हो रहा है, चाहे मानसिक विकास, चाहे उसके संवेगात्मक विकास, चाहे उसकी शारीरिक विकास, चाहे उसका किसी भी प्रकार का विकास हो बच्चे का, उन सभी पहलुओं का विकास पहलुओं का जो किस प्रकार से विकास कर रहा है उसका भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत। थर्ड नंबर पे है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि बालक अगर कोई उसका जो भी चीजें हैं, अगर बालक विकास कर रहा है, चाहे बालक विकास नहीं कर रहा है, तो बालक किससे प्रभावित हो रहा है, यानी कि उसका जो विकास है किससे प्रभावित हो रहा है, तो उसका अध्ययन भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है कि बालक किन किन कमियों से जूझ रहा है जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो इन चीजों को भी अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। क्योंकि अगर बालक कोई चीज है, तो अगर बालक विकास कर रहा है तो जरूर ऐसे होंगे, कुछ बालक जरूर होंगे कि जिनमें कुछ न कुछ कमियां होती रहती हैं, और जिसके कारण उसका जो अधिगम होता है, चाहे उसका जो विकास होता है, चाहे उसके किसी भी प्रकार से, वह हमेशा प्रभावित करता रहता है और वह धीरे धीरे नीचे की तरफ चला आता है। तो उसका अध्ययन करके भी बालक को हमेशा ट्रीट किया जाता है, बालक को हमेशा तरीके से उसका उपचार करके बालक को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए तत्पर किया जाता है। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या है कि बालकों के असामान्यताओं का अध्ययन, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं बच्चों में, व्यक्तिक विभिन्नताएं बच्चों के, यानी कि हर एक बच्चे हर एक पृष्ठभूमि से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि हो, चाहे आर्थिक, चाहे किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि हो, तो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उन सभी बच्चों में असामान्यताएं देखने के मिलती है। तो इन असामान्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अगर अध्ययन आप नहीं किए रहेंगे, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, अगर आप अध्ययन नहीं करके जाएंगे, तो आप बच्चे तमाम प्रकार की चीजों में, तो आप खुद भेदभाव उन बच्चों में करने लगेंगे, जिससे कि जो बच्चे की एक औसत शिक्षाएं या औसत जो भी चीजें उनके विकास करना होता है, उसमें बाधा होगा, कहीं न कहीं वो चीजें असफल होंगी। ठीक है। तो इसलिए भी बाल विकास की जो असामान्यताएं हैं, चाहे वह पिछड़े रूप से आ रहे हो बच्चे, चाहे वो किसी भी SC ST, चाहे किसी भी जनजाति के बच्चे हों, उन सभी बच्चों की असामान्यताओं के बारे में भी जानना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों। ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर पे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन। मानसिक यानी मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारे ऐसे विकास होते हैं, उन सभी चीजों को, चाहे उसके चिंतन की बात की जाए, चाहे उसके स्मृति की बात की जाए, तो उन सभी चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, किसी भी चीज को सुनने में या फिर किसी भी चीज को दोबारा बोलने में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो इस तरह से उसके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर कि किस प्रकार से उसको इलाज किया जाए, किस प्रकार से उसका उपचार करके उस बच्चे को ठीक किया जा सके। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी विभिन्न बहुत सारे से सिद्धांत हैं जिनको पढ़ना बेहद जरूरी होता है। तो ये थे अध्ययन की दृष्टि से इतना सारी चीजें थी, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंतर्गत आते हैं जिनको हम लोग भी आगे पढ़ते रहेंगे। इसमें से पहला जो है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन जो है, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन में जैसे कि आपको बताया गया है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के किसी भी बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें गर्भावस्था यानी कि इसकी जो अवधि होगी, इसकी अवधि हो जाएगी गर्भधारण से लेके जन्म से पूर्व तक, यानी कि गर्भधारण से लेकर के जन्म के पूर्व तक की जितनी अवस्थाएं हैं, जैसे गर्भधारण होता तो उसके बाद यानी जन्म के पूर्व तक भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 3 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें बीज धारण हो गया, फिर गर्भस्थ शिशु हो गया, फिर गर्भधारण, यानी इस तरह से 3 अवस्थाओं होते हैं। फिर उसके बाद शैशवावस्था आता है। शैशवावस्था भी देखिए, इस शैशवावस्था यानी कि जैसे जन्म हो जाता है बच्चे का, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चे की जो अवधि होती है वो शैशवावस्था में होती है। फिर उसी इस तरह से उत्तर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस,
आदि अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं अवस्थाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा भी हम लोग जैसे विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन मोटे तौर पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से पहलू होते हैं जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान का जो अध्ययन है किया जाता है। नंबर पे सेकेंड नंबर पे बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, जो कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है अध्ययन की दृष्टि से। तो बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन का मतलब इसमें यह होता है कि जैसे शारीरिक विकास, जो भी जितने पहलू या पक्ष हम लोग कर सकते हैं, एस्पेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो इसमें बहुत सारे पक्ष हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा गया, इसके अलावा भी कुछ पक्ष होते हैं। जैसे शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास में यह है कि बच्चा का जब उसका भ्रूण धारण हो जाता है, फिर उसके बाद किस प्रकार से उसके शारीरिक शरीर में वृद्धि होती है, उससे संबंधित शारीरिक विकास है। फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर इत्यादि चीजों से संबंधित है कि किस प्रकार से विकास हो रहा है। फिर उसके बाद मानसिक विकास है। मानसिक विकास से तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क में कितनी उसके पास सोचने की क्षमता, या फिर उसमें उसके मस्तिष्क में कितना विकास हो रहा है, किस प्रकार से वो सारी चीजों को सामना कर रहा है, किस प्रकार से लोग चीजों को समझ रहा है, उन सभी का विकास इसके मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद भाषा विकास। भाषा विकास में यह होता है कि भाषा मतलब किस आयु वर्ग में बच्चे जब समाज में जैसे जन्म ले लेते, तो उसके बाद उनके अंदर धीरे धीरे जैसे उनकी आयु में वृद्धि होती जाती है, तो उसमें भाषा का भी विकास होता है। तो भाषा के विकास से तात्पर्य यह है कि भाषा विकास में जैसे किन सारी चीजों पे हुआ, जैसे चाहे शब्द हो गया, किन सारी सब चीजों को, शब्दों को समझना, चाहे फिर उसके बाद बच्चों के धीरे धीरे चीजों का, तो जितने शब्द हो गए, चाहे किसी भी प्रकार की चीज है उसमें बोलने यानी इत्यादि की जो शक्तियां होती हैं, वो भाषा विकास के अंतर्गत आती हैं। भाषा विकास के एक जनक जिसे माना जाता है, जैसे चोमास्की है, चोमास्की इसके जनक हैं, ये भी नाम इनके साथ आता है। तो फिर उसके बाद जो संवेगात्मक विकास होता है, संवेगों का विकास में जैसे एक मैकडूगल मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका बहुत जैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक उनका सिद्धांत जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और लगभग एग्जाम में मूल प्रवृत्ति से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो संवेगात्मक विकास से संबंधित मतलब ये होता है कि जैसे व्यक्ति के संवेग होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आंतरिक जो उत्तेजित करना, संवेग का मतलब क्या होता है कि उत्तेजित करना किसी चीज में, जैसे किसी भी कार्य के, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको अंदर से उत्तेजित करेंगे, तब आप एकदम बिल्कुल एक्टिव होकर के आप उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे संवेगात्मक विकास जैसे चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी चीज को सहन करने की क्षमता हो, चाहे भी दुख सुख यानी जो भी संवेग होते हैं, प्रेम होता है, लगाव होता है, सारी चीजें, तो संवेगात्मक। इसके जो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का भी सिद्धांत हम लोग कह सकते हैं, जो कौन है, मैकडूगल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो इससे संबंधित है, वो आते हैं। फिर नैतिक विकास है। नैतिक विकास का मतलब ये होता है कि समाज में तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, बच्चा जिसमें बच्चे के ऊपर समाज जो होता है उसके ऊपर आरोपित करता है, तमाम ऐसे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। तो उन सभी नियमों का पालन करते हुए बच्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो वो सारी चीजें नैतिकता के अंतर्गत आएंगी, चाहे जैसे ईमानदारी हो गई, सच्चाई हो गई, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें भी एक प्रसिद्ध नाम आता है कोहल वर्ग का, जो नैतिक विकास के एक प्रणेता कहे जाते हैं, जिन्होंने नैतिक विकास से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन बच्चों पे शोध करके बहुत सारी कहानियों के माध्यम या फिर कई तरह चीजें हैं, ये उन्होंने एक बहुत सारी चीजें यानी नैतिक का एक विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया, कोहल वर्ग। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट में जो है सामाजिक विकास है। समाज विकास में भी समाज में जैसे बच्चा रह रहा है तो उसमें क्या सारी चीजें हैं, किस प्रकार से कोई उसको कार्य करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, उन सभी चीजों को सामाजिक विकास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इससे संबंधित सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद चारित्रिक विकास होता है। चारित्रिक मतलब चरित्रों का विकास, किस प्रकार से चरित्र मतलब कोई सच्चाई या ईमानदारी कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई आदत है, आदत के बाद फिर वो सारी चीजें आपके व्यवहार यानी व्यवहार जो होती है वो आदत में बदलती है, और जो आदत होता है वो आपके सीधे सीधे अस्थायी जब रूप धारण कर लेता है तो चरित्र में बदल जाता है। फिर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व में भी शारीरिक गुणों के आधार पर बताने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे इसमें शेल्डन और क्रेस्टमर आते हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं
जो व्यक्तित्व में होता है कि किस प्रकार से आपका व्यक्तित्व है, यानी कि आपके सारे विशेषताओं का जो अध्ययन होता है जिसमें निगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट दोनों होता है, उन सभी को मिला करके ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व का भी विकास इन्हीं सब पहलुओं के अंतर्गत आता है, इनका अध्ययन भी करना है। फिर उसके बाद अवधान और रुचि। अवधान का मतलब ध्यान, किस प्रकार से बच्चे का ध्यान किसी भी चीज की तरफ आकर्षित करना है, किस प्रकार से उसको अच्छी तरह से ध्यान आकर्षित करवा करके उसमें इंटरेस्ट ला करके पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। फिर स्मृति, उसकी मेमोरी जो होती है, जो क्षमता होती है किसी चीज़ को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से उसमें उसको अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। फिर धार्मिक विकास, धर्म के प्रति भी किस प्रकार से बच्चे का विकास करना है, उन सभी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद कल्पना, चिंतन और निर्णय का विकास। कल्पना का मतलब किस प्रकार से, यानी ये भी मानसिक क्रिया का ही एक तरह से एक कार्य होता है, जो कि कल्पना का मतलब दूरस्थ चीज़ों पे जो चिंतन करना ही कल्पना है। फिर चिंतन हो गया, चिंतन मतलब किसी भी ज्ञानात्मक पक्ष पे, फिर किसी चीज़ का ज्ञानात्मक पक्ष ही चिंतन भी कहलाता है। फिर निर्णय का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का निर्णय लेना है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और अचानक आपके सामने गाड़ी आ जा रही है, बड़ी गाड़ी आ जा रही है, तो आपको किस प्रकार से अपने आप को वहां से बचाना है, किस प्रकार से आपको निकलना है, तो वो सारी चीज़ें निर्णय के ऊपर ही होता है। फिर उसके बाद खेल का विकास। खेल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि खेल में आज बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने खेल खेल में सिखाने की, अधिगम करने की बात की गई है। तो खेल का आजकल के जो परिवेश है, आधुनिक समय में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, अधिकतर शिक्षाएं जो खेल के माध्यम से दी जा रही हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अपेक्षाकृत खेल में अधिक रुचि लेते हैं, और खेल में अगर अधिक रुचि लेते हैं तो यानी बच्चे जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और उसी के माध्यम से अगर हम अधिगम करा देते हैं तो वो बहुत अधिगम प्रभावशाली होता है। तो खेल का भी विकास किया जाता है। फिर उसके बाद बुद्धि का किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से बच्चा शैशवावस्था में, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में किस तरह से किस प्रकार का बच्चे का बुद्धि का विकास हो रहा है, उन सभी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोगों को आगे की वीडियो में, कोई वीडियो में पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल यही जान रहे हैं कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, यानी किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ाई जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को एक सीरियल वाइज आप नोट्स करते जाइए। जिस प्रकार से हम लोगों ने बीते हुए कल में जो हम लोग पहला वीडियो पढ़े, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर, इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।